नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी पार्टियों के अंदर दो तरह का डर समाया हुआ है। एक डर तो उनके अस्तित्व पर मंडराते खतरे को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद अभियान चलाया है, विजय रथ उसके चली है, वो साउथ से नॉर्थ तक और नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे फैल रहा है जैसे कि सारे के सारे क्षेत्रीय पार्टियों का अब नाश हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। इसलिए हर पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है वो अपने अपने स्टेट में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने के लिए अलग अलग तरकीबें निकाल रही है। दूसरी तरफ एक और डर इन लोगों के पास है, क्योंकि ये सारी की सारी पार्टियां कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दलदल में, कीचड़ में इस तरीके से सने हुए हैं कि इनको लगता है कि जैसे ही ईडी और सीबीआई की टीम वहां पहुंचेगी, इनके कई नेता जेल के हवाले हो जाएंगे। और इसलिए इन दोनों मोर्चों पर अपने डर को खत्म करने के लिए ये झुंड बना रहे हैं। जैसे झुंड बनाते ही डर थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इन लोगों ने भी झुंड बनाना शुरू कर दिया है और अब नॉर्थ से निकलता हुआ ये साउथ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और तमिलनाडु में भी एक बड़ा समागम विपक्षी पार्टियों की हो रही है। यह समागम ऑल इंडिया सोशल जस्टिस फोरम के तहत हो रही है, जिसके मुखिया चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने फरवरी 2022 में एक फोरम बनाया था, ऑल इंडिया सोशल जस्टिस फोरम, यानी ये सामाजिक न्याय दिलवाएंगे। ये कैसा सामाजिक न्याय जिसमें भ्रष्टाचारी नेताओं को भ्रष्टाचार करने का पूरी की पूरी छूट होगी, ऐसा सामाजिक न्याय जिसमें अधिकारियों को मुख्यमंत्री के इशारे पर पैसे खाने की, स्मगलिंग करने की, सोना बेचने की छूट होगी, ऐसा सामाजिक न्याय जिसमें कुछ वर्ग विशेष के लोगों के लिए विशेष छूट होगी, ऐसा सामाजिक न्याय जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे के सारे कोर्ट कचहरी जो हैं इसी लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कवायद में जुटे रहेंगे। और इसी सामाजिक न्याय के लिए चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने 37 पार्टियों को चिट्ठी लिखी। इन 37 पार्टियों का जुटान चेन्नई में हो रहा है और इसमें से कई पार्टियों ने अपने आप को इस सम्मेलन से दूरी बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि न तो उनको अपने अस्तित्व बचाने का खतरा है और न ही उनकी पार्टी में भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ी हुई है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का डर दिखाया जाता है। इसमें दो पार्टी जो है वो है बीजू जनता दल उड़ीसा की, जिसके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को भी लेटर लिखा गया था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे विपक्षी दलों की यूनिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकता दिखाई पड़े, जिसमें यह दिखाई पड़े कि इन लोगों ने मिलजुल कर अपने स्टेट में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे नेताओं का इस्तेमाल करना जरूरी समझा है। और दूसरे नेता हैं वाईआरसीपी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। इन दोनों ने दोनों ही फ्रंट से, चाहे एनडीए हो या फिर अपोजिशन यूनिटी हो, दोनों ही फ्रंट से अपनी सम्मानजनक दूरी बना के रखी है। लेकिन केंद्र में जब भी कोई महत्वपूर्ण मसला आता है, पार्लियामेंट में जब कोई वैसा बिल पेश होता है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो, तो उस समय नवीन पटनायक की पार्टी हो या फिर जगन मोहन की पार्टी, ये दोनों के दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देते रहे हैं। इसलिए इस विपक्षी एकता से दो स्टेट की दो महत्वपूर्ण पार्टियां पूरी तरह से अलग हो रही है। लेकिन दूसरे तरफ एमके स्टालिन अब कांग्रेस की दलाली करने में जुट गए हैं, क्योंकि अभी तक जितने मोर्चे बने थे वो सारे के सारे मोर्चे कांग्रेस विरोधी पार्टियों में विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश थी। क्योंकि पहले केसीआर जब आए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से अलग एक मोर्चा बनाने की बात की, इसलिए उद्धव ठाकरे से मुलाकात की,
शरद पवार से मुलाकात की, ममता बनर्जी से मुलाकात की और नीतीश कुमार से भी मुलाकात उन्होंने की, अरविंद केजरीवाल को भी केंद्र में रखा। लेकिन उनका मिशन फेल हो गया, क्योंकि सारी पार्टियों को कंफ्यूजन इस बात की है कि हम कांग्रेस के साथ रहें, तीसरा मोर्चा बनाएं, या फिर भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हुए भी अपने स्टेट में अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए अकेले चुनाव लड़े। ये कंफ्यूजन के कारण केसीआर का मिशन फेल हो गया, ममता बनर्जी का मिशन फेल हो गया, यहां तक कि नीतीश कुमार ने जो समाजवादी पार्टियों को एक करने के लिए मिशन चलाया, जिसमें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की ये भी उसमें शामिल हो जाती, राजद, जदयू, जनता दल, सेकुलर, लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, ये सारे के सारे समाजवादी परिवार की पार्टियों को एक करने की जो मुहिम चलाई, वो भी टाटा फिश हो गया। और अब एमके स्टालिन मैदान में कूदे हैं। इन्होंने सारी छोटी बड़ी अपोजिशन पार्टियां, यानी कि जो पार्टियां तमिलनाडु के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिसके 1 से 2 जिलों में उपस्थिति है, उन सारी पार्टियों को एक करने की कोशिश में 37 पार्टियों को लेटर लिखी, जिसमें यह माना जा रहा है कि 20 के करीब पार्टियां उसमें शामिल हो रही है। लेकिन इस बीच एमके स्टालिन ने बार बार इस बात का इशारा किया कि कांग्रेस के बिना कोई भी अपोजिशन पार्टियों का संगठन मजबूत नहीं हो सकता, और अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई तीसरा मोर्चा चौथे मोर्चे की बात करता है तो इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सहायता दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजयी अभियान का सारथी बन रहा है। इसलिए एमके स्टालिन आजकल राहुल गांधी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली तक जाने के लिए अगर कोई रास्ता है, फिर से दिल्ली की सत्ता में पार्टिसिपेट करके करोड़ों के हेरा फेरी करने का अगर कोई तरीका है तो वो कांग्रेस का साथ देना ही है। क्योंकि पहले भी जब यूपीए 1 और 2 के समय में स्टालिन की डीएमके जब यहां पर सरकार में शामिल थी, तो एक नहीं, 2 3 कई बड़े नेता उनके थे जिनको ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला दर्ज हुआ था। चाहे ए राजा हो या कन्नी मोजी हो, ये सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई उनके अंदर थी, और इन लोगों ने रिपोर्ट में हेरा फेरी करके कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए, उनमें इन लोगों को राहत देने की सारी व्यवस्था कर दी गई थी। और अब एमके स्टालिन यही सोच रहे हैं कि इन लोगों को साथ में लाया जाए और सारे के सारी पार्टियों को इकट्ठा करके कांग्रेस के इर्द गिर्द घुमाया जाए। लेकिन इनके साथ एक और दूसरा तरीका जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, और भ्रष्टाचार पर जो इन लोगों को परेशानियां पैदा हो रही है उसके लिए इकट्ठा होने का एक तरीका ढूंढने का, और ये सबसे सही जगह सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये 14 पार्टियां पहले ही पिटीशन दायर कर चुकी है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल मोदी की सरकार कर रही है। इसके ऊपर भी 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए पहले ही जो याचिका को स्वीकार किया गया था उसी में संदेह उत्पन्न हो गया था। जब इन लोगों ने 2 तरह के सवाल किए और निर्देश जारी करने की बात सुप्रीम कोर्ट में की, जिस याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार में अगर कोई कार्रवाई करती है तो उसमें प्री अरेस्ट, यानी कि अगर किसी भी नेता को अरेस्ट किया जाता है तो उससे पहले और जब अरेस्ट किया जा चुका है यानी पोस्ट अरेस्ट, उसके बाद के गाइडलाइन तैयार करके एक दिशा निर्देश दे देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि कब गिरफ्तारी हो, कब उनको बेल मिले और कितने दिन तक मैक्सिमम बेल नहीं मिले। क्योंकि इस बीच जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेता हैं वो महीनों से तो छोड़ दीजिए, 1-1 साल से जेल के अंदर हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, उधर
कई महीनों तक जेल में रहने वाले एनसीपी के नेता अनिल देशमुख और अब संजय राउत फिर से जेल जाने की तैयारी में लगे हैं। मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल के अंदर हैं और फिर लालू प्रसाद परिवार के सारे नेताओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं वो भी जेल जाने की तैयारी में लगे हैं। यानी कि जिन 14 पार्टियों ने इस पिटीशन पर हस्ताक्षर किए उसकी हकीकत यही है कि सारे की सारी पार्टियों के नेता सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं, एक करप्शन के पूरे समुद्र में गोताखोरी कर रहे हैं। जैसे अगर 14 पार्टियों को देखें तो इसमें सबसे पहला नाम कांग्रेस का है और कांग्रेस के बारे में कहना ही बड़ी बात होगी कि इसके कौन से नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला नहीं चल रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हो या फिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, चाहे चिदम्बरम हो या फिर पूरा का पूरा कांग्रेस पर कब्जा करने वाले गांधी परिवार के तीनों नेता, सारे के सारे जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है टीएमसी, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। इनके 18 से ज्यादा नेता पर तो सीबीआई और ईडी जांच कर रही है और सब के सब जेल भेजने की तैयारी में लगी है। इन लोगों के अलावा राजद, जदयू, उसके साथ साथ बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वही की एनसीपी, फिर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक शासन में रही। और भ्रष्टाचार तो एक एक नेता इनके हैं जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं शामिल हैं। ये 14 पार्टियों में बीआरएस भी शामिल है जो अभी अभी राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रेजेंस दायर करने की कोशिश कर रही है। और केसीआर की बेटी के कविता भी शराब घोटाले में फंसी है। केसीआर के ऊपर कई घोटाले के मामले अभी उजागर हो रहे हैं और उजागर होना बाकी भी है। इन सारे के सारे पार्टियों में एमके स्टालिन भी शामिल हैं, जिनका डीएमके आजकल ऑल इंडिया स्तर पर सारी अपोजिशन पार्टियों को एक करके कांग्रेस के पीछे खड़ा करने का अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी भी शामिल है। यानी 14 के 14 जो पार्टियां हैं उनके कई नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं और सबको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। करीब करीब 23 ऐसे बड़े नेता हैं जिनके लिए जेल जाने का इंतजाम किया जा रहा है और सीबीआई के साथ साथ ईडी के पास भी इनके खिलाफ सबूत है। इन 23 नेताओं को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसमें कुछ तो बेल पर चल रहे हैं जिनका बेल कैंसिल होगा और कुछ पर नए चार्जेस लगे हैं जिसके अंतर्गत उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यानी दोनों का दोनों एजेंडा जो इनका है विपक्षी एकता के लिए, वो पीएम मोदी का खौफ ही है। एक तरफ का खौफ भ्रष्टाचार के गैंग को बचाने के लिए है, तो दूसरे तरह का खौफ अपने स्टेट में ही अपनी पार्टी के अस्तित्व पर मंडराते खतरे को टालने का है। और ही दोनों खौफ से जो खौफजदा पार्टियां हैं आजकल इकट्ठा हो रही हैं और अपोजिशन एकता के नारे लगाते हुए ये लोग बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पीएम मोदी तानाशाह हो गए हैं। इन्होंने ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी लीगल सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश की है। तुलना की जा रही है आजकल इजराइल से भी और इस तरीके से माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि ये देश में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन लोकतंत्र के ऊपर खतरा तो ये लोगों के कारण मंडराता रहा है, क्योंकि इन लोगों ने दोनों हाथों से देश को लूटा, भ्रष्टाचार किए और अपनी पार्टी और अपने परिवार को बचाने के लिए ही शासन के सारे तंत्रों का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।